Hello all of you. Awesome revision lecture. CS एग्जीक्यूटिव जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज में आज हम ऑसम रिवीजन करेंगे द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। वाह भाई, रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। देखिए रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट का या डॉक्यूमेंट का होता है, ट्रांजैक्शन का नहीं होता। क्यों कराते हैं रजिस्ट्रेशन? ताकि डॉक्यूमेंट प्रिजर्व रहे, डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रहे, एविडेंस बना रहे। कल को कोई ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ और घर में पड़े पड़े जल गया, गल गया, खराब हो गया, सड़ गया, दीमक लग गए, चूहा खा गया, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं, और कोई भी आके दावा कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हमारे नाम की रजिस्ट्री हो, यानी रजिस्ट्रेशन हो, और वो लोग फायर प्रूफ बॉक्स में रखते हैं। मोर ओवर आजकल ई रजिस्ट्री होने के कारण क्लाउड में सारा डेटा सेव है। सारे कागज़ जल जाने के बावजूद भी अगर आपका डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के पास, तो वो उसका बैकअप निकल जाता है और आप सेफ हो, आपका टाइटल सेफ है, आपकी ओनरशिप सेफ है। सो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, एविडेंस बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हमारे नाम की प्रॉपर्टी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। देखो रजिस्ट्रेशन अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग तरह का होता है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, कंपनी के एमओए, एओए, आरओसी के पास रजिस्टर होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक, तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हम यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खरीदी बिक्री के, सेल के, लीज के, विल्स, इनके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक खास बात जो आपको लर्न करनी है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन हमेशा डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट का होता है, ना कि ट्रांजैक्शन का। तो रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज डन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड नॉट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन में बात करें हम लोग। तो रजिस्ट्रेशन मीन्स रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इन अदर वर्ड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंश्योर इट्स प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। तो जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास हमारे डॉक्यूमेंट की कंटेंट्स रजिस्टर करा देना, ताकि वो प्रॉपरली प्रिजर्व रहे, है ना, ओरिजिनल कॉपी में, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट रेज ना हो, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड क्या रहे, प्रिजर्व रहे। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। परफेक्टली समझ में आया इंट्रोडक्शन। एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है हम बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट है एक्ट का टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द वर्ल्ड कि भाई कौन प्रॉपर्टी का ओनर है, किसके राइट है और किसकी लाइबिलिटी है। दूसरा, टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट्स लीगल इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं एविडेंस के लिए। एंड तीसरा, टू प्रिवेंट फ्रॉड। ऑब्वियसली जब सरकारी रिकॉर्ड में अगर कुछ लिखा हुआ है तो फिर वो 100% सब पुख्ता पक्का सबूत माना जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति आके फ्रॉड नहीं कर सकता है। और देखो, मुझे किसी से प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बेचने वाला प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है भी या नहीं, या बंटी बबली की तरह ताजमहल बेच के जा रहे हैं मुझे, तो बेटर है कि मैं उनके नाम का रजिस्ट्रेशन देख लूँ। और रजिस्ट्रार के पास उनके नाम की रजिस्ट्री होगी, इसका मतलब मैं 50 लाख देके जो मकान खरीद रहा हूँ उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। जो ओनर है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वही मेरे नाम पे अब रजिस्टर करेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कराने से फ्रॉड की संभावना खत्म हो जाती है। ये रजिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। परफेक्टली समझ में आया भाई। अब है एक्ट का ओवरव्यू। तो देखो भाई, बेसिकली सबसे पहले ये याद कर लो आप, बार बार कह रहा हूँ मैं, कि रजिस्ट्रेशन किसका होता है, ट्रांजैक्शन का नहीं, डॉक्यूमेंट का। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन तो होगा, डॉक्यूमेंट में भी ट्रांजैक्शन ही लिखा है ना, तो ट्रांजैक्शन तो होगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन आपने राइट डाउन कर लिया किसी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट में, मतलब आपने उसको कागज पेन पे लिख लिया है, या टाइपराइटर से या प्रिंटर से प्रिंट करके टाइप कर लिया है। ठीक, अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट बना है, प्लस लगाया ना दोनों के बीच में ये, ठीक, ये प्लस का निशान है, मतलब दोनों चीज़ हो गई है। एक ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन का क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक, आगे क्या, आगे है द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। अब वो चूंकि रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है तो उसको किसके पास ले जाओ, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास। हर जिले में एक रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होता है जिनके पास आप जा सकते हो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने। ठीक, अगर सब रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर दे आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, तो आप रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हो। ठीक, और अगर डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास ही गए थे आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए,
तो उसकी अपील आप कर सकते हो सिविल कोर्ट के पास। बड़ा आसान है। अगर देखो दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो, अगर सब रजिस्ट्रार के पास गए थे और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे अपील करने। और अगर डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास ही गए थे और उसने रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर आप अपील करने जाओगे किसके पास? सिविल कोर्ट के पास। ठीक, बड़ा आसान है। चलो, अब प्रश्न ये है कि अभी आपने ऊपर कहा था कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेबल हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। नाम से क्लियर है, रजिस्ट्रेबल मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है ना। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेबल है? तो बोले उनको हमने क्लासिफाई किया है दो क्लासेस में, यानी कि दो कैटेगरीज में। पहला, डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 17, एंड दूसरा, डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अंडर सेक्शन 18। ठीक है भैया। पर मजे की बात यह कि सेक्शन 17 में जिन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसमें दो सबसेक्शन है, 17 सबसेक्शन 1 और 17 सबसेक्शन 2। 17 सबसेक्शन 1 में तो वो डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और 17 सबसेक्शन 2 में वो डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी वाली लिस्ट में तो आते हैं फिर भी एग्जेम्प्टेड है, यानी बेसिकली हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं इसे। तो सबसेक्शन 2 एक्सेप्शंस हैं, सबसेक्शन 1 कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, और सेक्शन 18 ऑप्शनल है जिनका रजिस्ट्रेशन वो वाले डॉक्यूमेंट्स। तो कंपलसरी के भी कुछ एक्सेप्शन और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो ऑप्शनल हैं। ये इन तीन सेक्शन सबसेक्शन मिला के जो है ये तीन 17(1), 17(2) और 18, ये जो तीन है, इन तीनों को अगर एक एक वर्ड में हमको डिस्क्राइब करना हो तो ये हमने ऊपर लिख रखा है, आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक, चल भाई फटाफट से देख लेते हैं शॉर्ट में। हमने हमारे रेगुलर क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझ रखा है एक एक पॉइंट को, सिर्फ हम हेडिंग को ब्रश अप करते हुए चलेंगे। पहला, कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 100 रुपये या उससे ज़्यादा मूल्य की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका गिफ्ट किया गया है, तो उस गिफ्ट का जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक, दूसरा, अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो विल नहीं है। विल मतलब वसीयत, वसीयत टेस्टामेंट्री होती है। टेस्टामेंट्री मीन्स दोज गेटिंग इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, जो किसी के मरने के बाद इफेक्टिव होंगे वो टेस्टामेंट्री। और नॉन टेस्टामेंट्री मतलब इंटरवीवोस जो बिटवीन द लिविंग बींग्स ट्रांसफर होते हैं। चूंकि अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो विल के अलावा हैं और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं और जिनकी वैल्यू 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए ये इस लिस्ट में है, 17 सबसेक्शन 1 की लिस्ट में। ठीक, चाहे उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट क्रिएट हो, डिक्लेयर हो, असाइन हो, लिमिट हो, एक्सटिंग्विश हो, चाहे फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हुआ हो। ठीक, चलो इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, इनसे जो ट्रांसफर हुआ है, उन ट्रांसफर से जो पैसा आया है उस पैसे की जो रिसीट है, मतलब हमने या तो प्रॉपर्टी सेल की है या एक्सचेंज की है या गिफ्ट दी है या लीज पे दी है। अब गिफ्ट दी है तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं आता, लेकिन लीज में, एक्सचेंज में, सेल में, मॉर्गेज इनमें तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आता है ना। और जब कंसिडरेशन आता है तो हम मतलब पैसा आता है, जब किराया आता है या पैसा आता है तो हम उसकी रसीद भी देते हैं। तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट होती है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट कि हाँ भाई पैसा प्राप्त हुआ, वो जो एक्नॉलेज करने का इंस्ट्रूमेंट है वो भी नॉन टेस्टामेंट्री है। और अगर उसमें जो अमाउंट लिखा है उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। मतलब बी में जो ट्रांसफर हुआ है, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, जो पॉइंट नंबर बी में हुआ है, उसके एवज में, उसके बदले में जो पैसा आया है, वो पैसा आने की जो हम एक्नॉलेजमेंट रिसीट बना के देते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट अगर 100 रुपये से ज़्यादा की हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अंतर समझ में आया बी और सी में? है ना दिमाग वाली बात। चौथा, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, अब लेकिन मजे की बात यह है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज 11 महीने की हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मंथ बेसिस पे होगी या ईयर बेसिस पे होगी। तो डे बेसिस पे तो हो नहीं सकती 11 महीने 29 दिन,
इसलिए वो फिर 11 महीने की बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की लीज हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और वो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी से बचना चाहते हैं। इसलिए आप बहुत जगह देखते हो कि रजिस्ट्रेशन वो कराते ही नहीं है, क्योंकि 11 महीने की लीज बनाते हैं। अथवा यूँ समझो कि 11 महीने की लीज इसीलिए बनाई जाती है ताकि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी से बच जाए, रजिस्ट्रेशन के पैसे से बच जाए, रजिस्ट्रेशन की फीस देने से बच जाए। इसलिए अधिकतर किराएदार मकान मालिक 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट बनाते हैं। आया समझ? क्योंकि ईयर टू ईयर बेसिस हो गई अगर वो, या ईयरली रेंट वाली बात हुई, या 1 साल से ज़्यादा की लीज हुई, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये देखो, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट लिखा है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंपलसरी, उसका रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अगर वो ईयर टू ईयर लीज है, मोर देन एन ईयर है, या ईयरली रेंट का प्रोविजन उसके अंदर हो तो, है ना। डॉक्यूमेंट विच रिजर्व्स एन ईयरली रेंट, रिजर्व्स एन ईयरली रेंट मीन्स देयर इज ए प्रोविजन फॉर ईयर टू ईयर पेमेंट। अगर इन तीन में से किसी भी एक तरीके से आपका लीज डीड है तो उस लीज डीड का या रेंट एग्रीमेंट का कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर चूंकि आप रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी और फीस से बचना चाहते हो तो 11 महीने की लीज कर लो, इसीलिए 11 महीने की लीज अधिकतर लोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आपके नाम पे आया है और उस ऑर्डर में आप जीते हो, या जो भी डिक्री आपके फेवर में आई है, और उस डिक्री के तहत आपको कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करनी है या असाइन करनी है, तो वो जो कोर्ट की डिक्री के तहत प्रॉपर्टी असाइन हो रही है या कोई भी राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है, डिक्लेयर हो रही है, असाइन हो रही है, बेसिकली कोर्ट का डिक्री या ऑर्डर आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में है, जिसके तहत आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या असाइन करनी है या कोई राइट असाइन करना है, और उस राइट चाहे फ्यूचर में या प्रेजेंट में, और उस राइट की वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो उस कोर्ट की डिक्री को असाइन करने का जो डॉक्यूमेंट बनाओगे या ट्रांसफ़र करने का जो डॉक्यूमेंट बनाओगे उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है। फिर है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, 24 सितंबर 2001 के बाद अगर आपने कोई भी पोजीशन ट्रांसफ़र किया है, जैसे मैं बिल्डर हूँ, मैंने अलॉटी को पोजीशन दिया और उसने मुझे पैसे दिए, और उसने अभी मुझे पार्ट पेमेंट किया, 50 लाख में से 25 लाख दिए, तो पार्ट परफॉर्मेंस का जो डॉक्यूमेंट है कि हाँ 25 लाख मिल गए हैं, वो पार्ट परफॉर्मेंस का डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी है। ठीक है भैया। आखिरी, इंस्ट्रूमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ अ सन या अडॉप्टिंग अ सन। भारत में ये परंपरा रही है लड़के अडॉप्ट करने की, जिनको लड़का नहीं है वो अपना वंश चलाने के लिए अडॉप्ट करते थे। मतलब मेल ओरिएंटेड सोसाइटी जब हमारी थी, पैट्रियार्कल सिस्टम जब था, आज भी है लेकिन जब ज़्यादा फोर्स में था, क्योंकि कानून 1908 का है और हमारे देश में बहुत परंपरा थी लड़के को अडॉप्ट करने की। तो अगर कोई लड़का अडॉप्ट करता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो लीगल फॉर्मेलिटी जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, इंस्ट्रूमेंट फॉर अडॉप्टिंग अ सन। ठीक, ये 17 सबसेक्शन 3 है इंटरेस्टिंगली। चलो भाई, विल किसे कहते हैं? विल तो आप जानती हो, विल यानी कि मरने के बाद एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जो मरने के बाद इफेक्टिव होगा। ठीक, और उसके अलावा बाकी सारे नॉन टेस्टामेंट्री हैं। ठीक, चलो आगे है डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो इसकी लिस्ट है, ये लिस्ट में आप लोगों को नाम याद करने हैं कौन कौन से हैं। कॉम्पोजिशन डीड यानी समझौता किया है आपने, मांडवली, चल 10 रुपये का डेट था तो 8 रुपये में सेटल कर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। शेयर्स का डॉक्यूमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी में, डिबेंचर का डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर, एक डॉक्यूमेंट जो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने का मेयर राइट क्रिएट करता है, कोर्ट का डिक्री या ऑर्डर जो आया है। देखो, कोर्ट का डिक्री या ऑर्डर 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का अगर आप असाइन करते हो तो कंपलसरी है, पर आपके नाम पे आया है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड भी रहने दे सकते हो। सरकार ने आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी है, सरकार की गिफ्ट है। अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने पार्टीशन कराया है, सरकारी अधिकारी ने आपके घर का बंटवारा कराया है, तो उस बंटवारे के डॉक्यूमेंट का आपको नहीं कराना है रजिस्ट्रेशन। चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। चैरिटी के कामकाज में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अगर any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of whole or any of the part of the mortgage money and any other receipt for payment due under a mortgage when the receipt does not purport to extinguish the mortgage.
अभी मॉर्गेज चल ही रहा है ना, और 3 साल तक तो मुझे 10,000 रुपये महीना देगा, मॉर्गेज लिया है तूने, अपना मकान गिरवी रख के पैसा लिया, और अभी 6 महीने बाद तू फिर आया है और इस महीने की किस्त दी है, तो मैंने तेरे को एक कागज़ पे रिसीट लिख के दे दी कि हाँ ये पैसा प्राप्त हुआ, तो इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब ऐसे तो हर महीने रसीद दूंगा तो क्या 36 बार रजिस्ट्रेशन कराओगे 3 साल में? क्योंकि मंथली पेमेंट करते हो तो जैसे आके पेमेंट करता है मैं एक रसीद बना देता हूँ कि इस महीने की किस्त प्राप्त हुई। किस्त कितनी? 3,000, 100 रुपये से ज़्यादा की है, तो एनी इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ 100 और मोर, प्लस उसमें उसकी अगर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीट हो तो उसका भी कंपलसरी है देखा जाए तो। लेकिन मॉर्गेज में तो हर महीने ही पेमेंट करना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चूंकि मॉर्गेज अभी एक्सटिंग्विश तो हो नहीं रहा है, यानी मॉर्गेज खत्म तो हो नहीं रहा है, तो मंथली रिसीट्स हैं पेमेंट की, तो इन रिसीट्स का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक, बड़ा आसान है। आखिरी, एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू द परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन बाय सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर। भाई किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसके बाद पब्लिक ऑक्शन में सरकारी सिविल या रेवेन्यू ऑफिसर ने वो बेची। कई बार नीलामी करते ना, किसी ने सरकार का लोन नहीं चुकाया है, सरकार या कोई अपराधी है, अपराधी को तो फांसी हो गई, उसकी प्रॉपर्टी पड़ी, तो सरकार उसकी ज़मीन, उसका घर जो है पब्लिक ऑक्शन में बेचती है, तो उस परचेसर को जब वो बोली लगाता है और जीत जाता है तो द परचेसर इज ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ सेल। तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड बाय अ सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। कितनी आसानी से आगे 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2 और अडॉप्टिंग अ सन 17 सबसेक्शन 3 है। तो सेक्शन 17 कंप्लीट। अब है डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो मजे की बात यह है कि वो सारे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सेम टू सेम वो ऑप्शनल में आ जाएंगे अगर उनकी वैल्यू 100 रुपये से कम हो तो, और एक नाम और जुड़ जाएगा, विल। और आखिरी पॉइंट, और वो भी सारे डॉक्यूमेंट जिनका नाम सेक्शन 17 में कंपलसरी की लिस्ट में नहीं है वो सब आ गए। देखो आप, याद करने का तरीका दे दिया। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट क्रिएट हो रहा हो आपका फ्यूचर में या प्रेजेंट में 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो, क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ लेस देन ₹100। ठीक, इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसी तरह से सेम पॉइंट ऊपर था ना, एक्नॉलेजमेंट रिसीट, ठीक, लेकिन इंटरेस्ट फॉर वैल्यू ऑफ लेस देन ₹100। 100 रुपये से कम वालों का ऑप्शनल है, 100 रुपये से ज़्यादा वालों का कंपलसरी है। और एग्जेम्पशन किसे बोलते हैं? कि वैसे तो कंपलसरी है लेकिन मत कराना चलेगा। ठीक, तो कंपलसरी, एग्जेम्प्टेड या नॉट कंपलसरी और ऑप्शनल। तो नॉट कंपलसरी और ऑप्शनल में क्या अंतर है? कंफ्यूज हो रहे सर हमको तो एक ही बात लग रही है ना? नहीं, अंतर है। नॉट कंपलसरी और ऑप्शनल में अंतर है कि नॉट कंपलसरी मतलब जो कंपलसरी की लिस्ट में भी अपीयर कर सकता था लेकिन फिर भी सरकार ने स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया, और ऑप्शनल वो है कि जो कंपलसरी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वैल्यू इतनी कम है कि उनका कराओ तो भी चलेगा, नहीं कराओ तो भी चलेगा। इनको अलग से एग्जेम्प्ट नहीं किया है, इनको आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है। ठीक, चलो तीसरा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज 1 साल से कम की हो तो ऑप्शनल है, और चूंकि ऑप्शनल है इसलिए कोई कराता नहीं है। ठीक, कोर्ट की डिक्री अगर ट्रांसफर या असाइन करते हो और उसकी वैल्यू 100 रुपये से कम हो, वही है ना सारे। इसके अलावा किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में, देखो यहाँ पर स्पेशल पॉइंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश हो रहा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। आपने लैपटॉप बेचा अपना किसी को OLX पे, तो आप इसके डॉक्यूमेंट का, आप जो अग्रीमेंट बनाते हो एक, उसका क्या रजिस्ट्रेशन कराओगे? नहीं करोगे। अगला है विल। विल का रजिस्ट्रेशन कैसा है? ऑप्शनल है। विल यानी वसीयत, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इसके अलावा सेक्शन 17 की कंपलसरी वाले लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट नहीं लिखे हैं, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 आर ऑटोमेटिकली ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल। मतलब और भी सारे डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 की कंपलसरी वाली लिस्ट में नहीं, समझ जाओ वो भी ऑप्शनल है, उनका रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है। कितना आसान है भाई, मजा आ गया। चलो, अब रजिस्ट्रेशन कराने की टाइम लिमिट क्या है देखें ज़रा। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टाइम लिमिट है, वैसे तो अगर डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ हो तो 4 महीने के अंदर अंदर इंडिया में रजिस्टर कराना है, और अगर इंडिया के बाहर अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो जिस दिन वो पहली बार इंडिया में आया उसके 4 महीने के अंदर अंदर खत्म। इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ हो तो 4 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, और इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ हो तो जिस दिन वो इंडिया में आया डॉक्यूमेंट उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अराइवल 4 मंथ्स। ठीक है जी। री रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? भाई जब कोई डॉक्यूमेंट
जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था उसके अलावा किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति ने जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट इन केस अगर ह्यूमन एरर से ऐसा हो भी जाए कि मान लो राम और श्याम के बीच में परचेज और सेल हुई थी मकान की, पर उसको जाके घनश्याम ने रजिस्टर करा लिया और रजिस्ट्रार से भी गलती हो गई, उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये डॉक्यूमेंट अनऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन है। रजिस्टर्ड तो है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, उस पर राम श्याम की साइन है, पर रजिस्ट्रेशन कराने कौन चले गया? घनश्याम। तो डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड है लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन करवाने व्यक्ति गया है वो अनऑथराइज्ड है। अब अनऑथराइज्ड व्यक्ति ने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जिस दिन खबर लगेगी, पता चलेगा कि अरे भाई इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन तो अनऑथराइज्ड व्यक्ति ने कराया है, उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन खबर लगी, पता लगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग टू योर नॉलेज दैट द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन वाज डन बाय अ पर्सन अनऑथराइज्ड टू डू सो, आपको 4 महीने का समय मिलेगा। नहीं करा पाते हो 4 महीने, अर्जेंट नेसेसिटी है तो फर्दर 4 महीने और मिल सकते हैं, मतलब 4 + 4 मैक्सिमम 8 महीने। 8 महीने के अंदर अंदर जो कॉम्पिटेंट पार्टीज है उनको अब री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। री क्यों? क्योंकि वो एक बार रजिस्टर हो चुका था, पर जो कि वो अनऑथराइज रजिस्ट्रेशन था, इसलिए एक बार और कराओ। री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं सेक्शन 23A इसे। आया? आसान है। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर रजिस्टर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तो भी उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में आने के 4 महीने में करना पड़ेगा। नैनसुख दास वर्सेस गोवर्धन दास का केस है, ये नैती नहीं है, नैन होना चाहिए, नैनसुख दास, नैनसुख दास वर्सेस गोवर्धन दास का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्यूमेंट अगर इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो वो जब तक इंडिया में आके रजिस्टर नहीं होता है तब तक वो वैलिड नहीं होगा, इफ इट रिलेट्स टू प्रॉपर्टी और थिंग टू बी डन इन इंडिया। अगर इंडिया में कुछ होना है या प्रॉपर्टी इंडिया में हो और आप डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जब तक इंडिया में नहीं कराओगे तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर किसी एक डॉक्यूमेंट, मान लो पार्टीशन डीड है और पार्टीशन डीड के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो जितने लोगों ने अलग अलग साइन किए, हर डेट से 4 महीने मिलते हैं। मतलब एक पिता के 4 बेटे हैं, ठीक, तो बड़े बेटे ने साइन की, छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया से 2 महीने बाद आया, उसने फिर साइन की, तीसरा बेटा अमेरिका से आया, 6 महीने बाद उसने साइन की, चौथा बेटा बेंगलोर से 8 महीने बाद आया, उसने साइन की। तो जब जब जिसने साइन किए, हर एक एग्जीक्यूशन की डेट से 4 महीने मिलते हैं उस ट्रांजेक्शन को रजिस्टर कराने के लिए। आसान? चलो, तो देखो ये जो लाइन लिखी है बड़ी इजी है। अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग बेटों ने अलग अलग टाइम पे, सेवरल पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स अगर एग्जीक्यूट हुआ हो, तो इट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। हर एक एग्जीक्यूशन से 4 महीने मिलते हैं उसको बार बार रजिस्टर करने के, 4 बार रजिस्टर करा सकते हो। वो चारों बेटे एक साथ आ जाए और एक बार में ही साइन कर दे तो एक बार में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बढ़िया है। अब ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। तो भाई विल का रजिस्ट्रेशन कैसा है? मैंने आपसे कहा था सेक्शन 18, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल इज ऑप्शनल। कौन कराएगा? तो भैया जिसने वसीयत लिखी है, टेस्टेटर या डोनर वो, या उसका एग्जीक्यूटर वकील, या डोनी या लेगेटी जिसके नाम पे वसीयत लिखी है वो, है ना। कब कर सकता है? बोले जीते जी अपने मरने के पहले भी रजिस्टर करा के जा सकता है और उसके मरने के बाद उसके लीगल एयर या डोनी लेगेटी भी रजिस्टर करा सकते हैं। भाई अगर, अच्छा कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? तो बोले अगर जीते जी डोनर खुद ही जीते जी वसीयत लिख के रजिस्टर करा दे तो नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही जाएगा ऑफिस में, उसके थंब इंप्रेशन लगेंगे, साइन लगेगी, फोटो खींचेंगे, लगाएंगे, वो जो प्रोसेस है। और अगर उसके मरने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं उसके लीगल एयर, डोनी, लेगेटी या एग्जीक्यूटर, तो फिर उस केस में ये देखना पड़ेगा कि वो साइन एक्चुअली एग्जीक्यूटर की थी या नहीं, वो व्यक्ति डेड है या जिंदा है सही में भी, और जो व्यक्ति लाया है विल रजिस्टर कराने, क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बड़ा आसान है। देखो क्विक ऑसम रिवीजन चल रहा है हमारा। ये सब कंसेप्ट हमने इतने जोर शोर से पढ़ी है कि इधर हम टच करते हैं उधर हमारी सारी चीज़ें एकदम से रिकॉल हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि रजिस्ट्रेशन की प्लेस क्या होगी, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बोले अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो भैया वो तो उसी जिले में रजिस्टर होगा जिस जिले में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस जिले के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास होगा। ठीक। अगर कोई प्रॉपर्टी 2 जिलों में आ रही हो, तो जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज, जहाँ पे एक मकान है वो आधा मध्य प्रदेश में आता है, आधा राजस्थान में, तो इधर मंदसौर जिला लगता है और इधर झालावाड़ जिला लगता है। ये रामगंज मंडी, भवानी मंडी, शामगढ़, इस तरफ ऐसा होता है ना। तो फिर क्या होगा? बोले इन दैट केस इट इज़ वेरी इजी, आप दोनों में से किसी भी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झालावाड़ या सब रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंदसौर कहीं भी करा सकते हो।
ठीक। लेकिन अगर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश साइड तो फिर मध्य प्रदेश में कराओगे, एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी सिंगल हैंडेडली किसी एक ही राज्य में है तो फिर तो उस राज्य के उस जिले के रजिस्ट्रार के पास ही आपको रजिस्टर कराना है। अच्छा, इमूवेबल के अलावा बाकी मूवेबल वगैरह हुई तो वैसे तो मूवेबल का ऑप्शनल है, पर अगर कराना हो तो बोले जिस जिले में वो प्रॉपर्टी जिस जिले में आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक। या फिर उसी राज्य के उसी स्टेट के किसी और सब रजिस्ट्रार के पास अगर सारी एग्जीक्यूटिंग पार्टीज अग्री करे तो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना लैपटॉप बेचा रामलाल को और मेरी इच्छा है कि इसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराया जाए, वैसे तो ऑप्शनल है पर कराना चाहता हूं मैं, तो कहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया है? ये इंदौर में साइन किया है। सेल कहाँ हुई है? इंदौर में। अग्रीमेंट कहाँ बना है लैपटॉप बेचने का? इंदौर में। तो हम इसको कहाँ कर सकते हैं रजिस्टर? पॉइंट नंबर 1, इंदौर में। भाई जिस जिले के रजिस्ट्रार या जिस जिले के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था उस जिले के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास। या फिर और एक और ऑप्शन है, यहाँ नहीं कराना चाहो तो, या फिर उसी राज्य के उसी स्टेट के किसी और डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास जिसके पास दोनों पार्टीज अग्री हों, ऑल द पर्सन्स एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। तो मैं और रामलाल हैं, मैंने बेचा है, रामलाल ने खरीदा है लैपटॉप, अग्रीमेंट बनाया है। अब चूंकि रामलाल भोपाल का रहने वाला है, मैं भी भोपाल का रहने वाला हूँ, वो तो मैं इंदौर आया हुआ था, वो भी इंदौर आया हुआ था, और हम दोनों मिल गए। अचानक से पता लग गया कि मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, तो हाथों हाथ अग्रीमेंट बना लिया। तो उसने कहा इसको रजिस्टर अपन भोपाल में ही करा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट भले इंदौर रजिस्टर हुआ है, डॉक्यूमेंट भले इंदौर में एग्जीक्यूट हुआ है, पर इसका रजिस्ट्रेशन अगर दोनों पार्टीज अग्री करे तो उसी स्टेट के किसी और सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से भोपाल में भी इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। समझ आया बच्चों? परफेक्ट। ये पॉइंट नंबर 2 बनाया हमने, और दोनों में से कहीं भी करा सकते हैं। अच्छा, विल का डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, दो इन स्पेशल केसेस द ऑफिसर में गो टू द रेसिडेंस ऑफ एनी पर्सन। एक खास बात यह है कि कभी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको रजिस्टर, कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना हो तो आपको खुद जाना पड़ता है रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि विल, वसीयत, कोई व्यक्ति जीते जी अपनी वसीयत रजिस्टर कराना चाहता है लेकिन वो मरने के बिल्कुल करीब है, ही इज़ ऑन हिज लास्ट लेग्स, है ना, ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड, तो ऐसा व्यक्ति के पास रजिस्ट्रार खुद भी चल के आ सकता है और उसकी विल उसके सामने रजिस्टर कर सकता है। तो ये एक्सेप्शनल स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, स्पेशल केसेस है। अदरवाइज इन जनरल तो आपको रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही जाके डॉक्यूमेंट को शो करना पड़ता है और रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक। अच्छा, ये तो हुई एक बात। ऐसा जनरल प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन करने का किसी भी डॉक्यूमेंट को? तो देखो, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ये रहा हमारा शॉर्ट में। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट। भाई दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज अग्रीमेंट पे साइन करेंगी, ठीक। उसके बाद पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, भाई जितने का मकान खरीदा उतना पेमेंट करो, ठीक। तीसरा पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, भाई स्टैम्प ड्यूटी पे करो, यानी स्टैम्प पेपर खरीद के लाओ और उसके ऊपर लगाओ। इंडियन स्टैम्प एक्ट हमने पढ़ रखा है। तो देखो, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अज्यूम रामलाल को मैंने अपना 50 लाख का मकान बेचा, तो पहले तो एक अग्रीमेंट बनाओ कि मैं सौरभ प्रजात्या रामलाल को अपना 50 लाख का मकान बेचने के लिए अग्री हूँ। मकान की डिटेल, रामलाल की डिटेल, मेरी डिटेल, आसपास का पूरा मकान के आसपास का डिस्क्रिप्शन, मकान का स्क्वायर फुट कितना है, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, प्लस क्या स्क्वायर फीट का रेट है और कितने की हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ये सब लिख लिया आपने डॉक्यूमेंट पे। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इस पर साइन करेंगे रामलाल और मैं। तो पॉइंट नंबर 1 प्रोसीजर, सबसे पहला एग्जीक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट। दूसरा, अब रामलाल मुझे पैसे देगा, ठीक। तीसरा पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अब मजे की बात ये कि तीसरे नंबर पे, लेकिन ये इसी समय हो गया था जब हम अग्रीमेंट बनाते हैं, उसी समय स्टैम्प ड्यूटी तो पे कर ही देते हैं पहले ही, तो ये 1 और 3 तो 1 पे ही हो गया था। अब रामलाल ने मुझे पैसे भी दे दिए 50 लाख। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या कराने जाऊंगा? रजिस्ट्रेशन कराने जाऊंगा, मैं और रामलाल दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस में, ठीक, जिले के रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार के सामने क्या होगा, आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हम दोनों खड़े होंगे, हम दोनों के फोटो भी डॉक्यूमेंट पे लगे होंगे, हमारे दोनों के उल्टे हाथ के, लेफ्ट हैंड के 5 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। 2 विटनेसेस लगेंगे अलग से जो साइन करेंगे कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने साइन हुआ है और ये दोनों फेक आदमी नहीं, ये लोग जेन्युइन आदमी, हम इनको जानते हैं। हमारे आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी लगेगी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, वो भी उस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार अपने पास रखता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक। हम और अपनी आंखों के सामने रजिस्ट्रार एक बार फिर हमसे डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है, ठीक। एक बार तो हम डॉक्यूमेंट पे साइन कर ही चुके थे, अपनी आंखों के सामने वो एक बार और हमसे साइन कराता है।
उसके पास जो एक रजिस्टर होता है वहाँ पे भी साइन कराता है, फिर रजिस्टर खुद अपनी सील साइन लगाता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसको फिर सील साइन करके उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास फायर प्रूफ बॉक्स में रख लेता है, ठीक, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे दे देगा फाइनल कि हाँ भाई आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और आपके नाम पे है। ये हो गया पूरा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। आया मजा? एकदम प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये स्टेप्स बन गए हमारी टेक्निकली 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। फिर है अगली हेडिंग, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन ऑपरेटिव। तो देखो मजे की बात यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है वो ऑपरेटिव होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। ये लाइन याद कर लो, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो वो ऑपरेटिव कब होगा? नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो इफ नो रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ हैड बीन रिक्वायर्ड और मेड, मान लो कि कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता या नहीं होता रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, तो फिर अब कब से उसको इफेक्टिव या ऑपरेटिव मानते? बोले जिस दिन साइन हुआ उस दिन से। तो बस यही कह रहे हैं, है ना। ये जो बीच का फ्रेज है ना, इफ नो रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ हैड बीन रिक्वायर्ड और मेड, ये कठिन पड़ता है बच्चों को लेकिन बहुत सरल है ना। एक अजम्पशन ले रहे हैं सेक्शन 47 में कि अगर मान लो किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता तो कब से मानते उसको इफेक्टिव या ऑपरेटिव? बोले एग्जीक्यूशन की डेट से, ठीक। तो बस, है ना, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बट फ्रॉम अ डेट एज इफ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो कब से होता? बोले फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसको नीचे सिंपल वर्ड्स में भी लिखा है मैंने, यहाँ देखो आप, इन सिंपल वर्ड्स द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल बिकम इफेक्टिव ऑन द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। फिर एक एग्जाम्पल है, ये भी आपको दिया है, पढ़ाई हमने, ये रहा एग्जाम्पल, ये आपको पढ़ना है, बड़ा ही आसान है। अगर कोई डॉक्यूमेंट 1 जनवरी को एग्जीक्यूट हुआ, 15 जनवरी को रजिस्टर हुआ, तो उसकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी मानी जाएगी, ना कि 15 जनवरी। रजिस्ट्रेशन कोई महत्व नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी है, ज़रूरी है, कंपलसरी है माना, लेकिन डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए एग्जीक्यूशन ही काफ़ी है ना। मतलब डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेल एंड गुड। फिर है एज बिटवीन टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डिटरमाइंस द प्रायोरिटी। हाँ, ये भी मजे की बात है। मान लो मैंने एक मकान है, मकान नंबर 108, ये मकान नंबर 108 मैंने रामलाल को बेचा और यही मकान मैंने श्यामलाल को भी बेच दिया। लो, मैंने घोटाला करा, रामलाल को 50 लाख में बेच दिया, अग्रीमेंट कर लिया, साइन कर दी, फिर श्यामलाल को भी बेच दिया, उसके साथ भी अग्रीमेंट कर लिया और साइन कर लिया, ठीक। अब रामलाल को बेचा 50 लाख में और श्यामलाल और बुद्धू था, इसको तो मैंने मूर्ख बना के 55 लाख में बेच दिया, ठीक। अब हुआ ये कि श्यामलाल जो है, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट रामलाल वाला एग्जीक्यूट हुआ 1 जनवरी को, श्यामलाल वाला एग्जीक्यूट हुआ 5 जनवरी को, लेकिन श्यामलाल वाला रजिस्टर हो गया 6 जनवरी को। तो एग्जीक्यूशन की डेट 5 जनवरी और रजिस्ट्रेशन की डेट 6 जनवरी। रामलाल वाला एग्जीक्यूट हुआ 1 जनवरी को, ठीक, लेकिन रजिस्टर हुआ 8 जनवरी को। तो बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट पहले रजिस्टर हुआ? बोले जो श्यामलाल के साथ डॉक्यूमेंट बनाया उसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है। तो देखा जाए तो कौन से डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? श्यामलाल वाले डॉक्यूमेंट को, लेकिन लॉ बोलता है नहीं, अगर 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं बिटवीन द सेम पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी बाय टू डिफरेंट पर्सन, एक ही व्यक्ति ने टू डिफरेंट पर्सन, 2 अलग अलग लोगों को सेम प्रॉपर्टी 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के जरिए 2 अलग अलग समय पे बेची है और दोनों के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, रजिस्ट्रार की गलती होगी, उसने दोनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिए हैं, तो उस केस में द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डिटरमाइंस द प्रायोरिटी। याद कर लो ये फ्रेज, द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डिटरमाइंस द प्रायोरिटी। इस केस में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन किसकी पहले है? 1 जनवरी रामलाल वाले डॉक्यूमेंट की, तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी होती है। आया ना समझ? है ना मज़ा? चलो भाई, तो देखो 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बीच में, ऑफ द टू यानी इन दोनों के बीच में, जो कि एक ही व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किए हैं, एक ही प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में किए हैं, 2 अलग अलग लोगों को बेची है और 2 अलग अलग समय पे बेची है और दोनों को रजिस्टर करा लिया है, तो फिर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से प्रायोरिटी मिलती है, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। इससे भी सिद्ध होता है कि डॉक्यूमेंट इफेक्टिव डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से होता है, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। लेकिन ये कब? जब दोनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, ठीक।
लेकिन अच्छा, इसका केस लॉ भी KJ नाथन वर्सेस SV मारुति राय, ये मराठी नहीं है, मारुति है, MARUTHI, मारुति राय, मिसप्रिंट। हाँ, तो दो डॉक्यूमेंट अगर हैं, उनमें से एक पहले रजिस्टर हुआ है, दूसरा बाद में रजिस्टर हुआ है, तो भी अगर एग्जीक्यूट वो पहले हुआ है तो जिसको एग्जीक्यूशन पहले हुआ है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप पूछो कि सर दोनों में से एक रजिस्टर्ड होता और एक अनरजिस्टर्ड होता, तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी मिलती है। देखो, इसका भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बना देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। मान लो 1 जनवरी के दिन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, और इन फेवर ऑफ रामलाल, मैंने बेची सौरभ बड़जात्या ने रामलाल को, और 1 जनवरी को वो डॉक्यूमेंट बनाया और एग्जीक्यूट भी कर लिया, उसी दिन साइन कर ली। फिर मैंने 10 जनवरी के दिन एक उसी डॉक्यूमेंट एक और नया डॉक्यूमेंट बनाया और श्यामलाल को वही प्रॉपर्टी बेच दी। सेम पर्सन, बेचने वाला मैं, जिसको बेचा है वो नया व्यक्ति है श्यामलाल। नया डॉक्यूमेंट दूसरा टाइम एग्जीक्यूट कर लिया 10 जनवरी के दिन, और इस डॉक्यूमेंट को 11 जनवरी को हमने रजिस्टर भी कर लिया, रजिस्टर्ड। अब मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है, एक ये वाला जो रजिस्टर्ड भी है एग्जीक्यूट होने के साथ साथ, और एक ये वाला जो सिर्फ एग्जीक्यूटेड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो बोले फिर उस केस में इसको प्रायोरिटी मिलेगी, जबकि इसका एग्जीक्यूशन बाद का है, 10 जनवरी का है, इसका एग्जीक्यूशन पहले का। और आपने कहा था सर कि एग्जीक्यूशन पे प्रायोरिटी मिलती है, वो कब? जब दोनों रजिस्टर्ड हो तो। पर अगर एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड है तो फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी मिलती है ओवर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, फिर वहाँ एग्जीक्यूशन नहीं देखते हैं। अब आया समझ? परफेक्ट। चलो एग्जाम्पल है। हाँ, अब प्रश्न है अगला, भाई सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में वो डॉक्यूमेंट थे ना जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर वो जो कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है उनका रजिस्ट्रेशन कोई नहीं कराए तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट? तो उसका जवाब आ रहा है आपके सामने, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कंपलसरीली रजिस्टर्ड। वो डॉक्यूमेंट जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उनका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो क्या होगा? तो जवाब, इट विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो जिसकी थी उसकी रहेगी। आपने खरीदी भी, पैसे भी दिए, डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट किया, लेकिन रजिस्टर नहीं कराया, तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसके प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बने, प्रॉपर्टी तो अफेक्ट ही नहीं हुई, जिसकी थी उसकी रही। मूर्खता करी, इतना पैसा देके खरीदी भी, डॉक्यूमेंट भी बनाया, एग्जीक्यूट भी किया, साइन भी की, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने के कारण डॉक्यूमेंट वहीं की वहीं पड़ी रह गई। उसका आज भी सरकारी रिकॉर्ड में ओनर, उसका पुराना ओनर मिस्टर, जो भी मेरे पहले ओनर थे से मिस्टर ओबेरॉय थे, तो मिस्टर ओबेरॉय ही रहेंगे आज भी उसके ओनर, प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं हुई। दूसरा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट। अगर बच्चा अडॉप्ट करने वाला डॉक्यूमेंट हो और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ तो आपको अडॉप्ट करने का कोई पावर नहीं मिलता। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 अडॉप्ट करने का पावर नहीं मिलता है, ठीक। ना ही उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, कोर्ट में यूज़ नहीं किया जाएगा। ना ही किसी लीगल प्रोसीडिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को नलिटी मानेंगे, नलिटी मतलब जीरो, एज इफ ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, चाहे साइंड भी क्यों ना हो। यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनका रजिस्ट्रेशन करा ही लेना चाहिए, नहीं कराना इज अ सीरियस थ्रेट। आया मजा? फिर है रिफ्यूजल टू रजिस्टर बाय सब रजिस्ट्रार। अगर मान लो सब रजिस्ट्रार आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने गए और वो मना कर देता है रजिस्टर करने से, तो कैसे क्या करेगा और क्यों करेगा, पहले ये भी देख लेते हैं। तो भाई, इफ़ अ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट, तो उसको उसका रीज़न देना पड़ेगा कि वो क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है, और ये वर्ड्स एंडोर्स करने पड़ेंगे, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के पीछे लिखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड, अपनी साइन करना पड़ेगी कि ये आया था रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन मैंने ही इसका रजिस्ट्रेशन क्या किया है, रिफ्यूज़ किया है, ये सब रजिस्ट्रार को लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो प्रॉपर्टी, आप भोपाल की प्रॉपर्टी इंदौर में रजिस्टर कराने लाए उसका डॉक्यूमेंट, तो फिर उसको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लियर ही है यार। बट इफ द रजिस्ट्रार हैज़ रिफ्यूज टू रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड एट हिज सब डिस्ट्रिक्ट, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिफ्यूजल। उसके लिए फिर रीजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। द पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन कैन आस्क फॉर रीजन फॉर रिफ्यूजल इन राइटिंग। अगर सब कुछ ठीक है उसका, फिर भी मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मुझसे, द पर्सन आस्किंग फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको मैंने रिफ्यूज़ किया है, तो ही कैन आस्क फॉर रिफ्यूजल इन राइटिंग। सर राइटिंग में दो, तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को राइटिंग में देना पड़ेगा कि हमने क्यों रिफ्यूज़ किया है, और वो राइटिंग में देने के लिए नो फीस चार्जेबल, उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते रजिस्ट्रार, ठीक।
इसके अलावा और कोई एक्सट्रानियस यानी कि कोई भी भलते यानी फालतू ही रीज़न या स्टैम्प ड्यूटी कम पे करी है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प, इन कारणों से आप रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मतलब याद रखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर। ऑल्सो एनी एक्सट्रानियस रीजन, एक्सट्रानियस यानी जबरन का रीज़न जो लॉ में लॉफुल नहीं है। तू मेरा दुश्मन है, बचपन में तू मुझे बहुत मारता था, जा तेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करता, बने सो कर ले, ये एक एक्सट्रानियस रीज़न है। मैं जिस लड़की को प्यार करता था, तूने उसको फंसा लिया और उससे शादी कर ली, जा तेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करता। आज बेटा मैं रजिस्ट्रार बन के बैठा हूँ और तू एक आम आदमी है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुझे तो मैं प्यार करता था, तू भी उसके साथ होगी, जा तेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करता। दीज आर एक्सट्रानियस रीजन्स। तो एक्सट्रानियस रीजन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प, इन दो कारणों से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आया समझ? आगे बढ़ते हैं जी। अब बड़ा मज़ा है यार, बहुत आसान है। ये हेडिंग है अपील, APPEAL, अपील स्लैश एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार। ठीक, सब रजिस्ट्रार ने अगर मना कर दिया है डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से, ठीक, तो हम उसकी अपील कहाँ करेंगे? याद करो, रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार अगर मना कर दे तो सिविल कोर्ट में। ठीक, तो दो डॉक्यूमेंट, या तो अपील करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे। अपील कब करेंगे? रजिस्ट्रार किसने मना किया पहले याद कर लो। मना करने वाला कौन? सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? रजिस्टर करने से, रजिस्टर करने से मना कर दिया, उसका ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आया है, तो हम क्या करेंगे? अपील। सब रजिस्ट्रार की अपील किसके पास करेंगे? रजिस्ट्रार के पास। कब? व्हेन द सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं समझ लो। मैंने कहा था कि आपको रजिस्ट्रार के पास जब जाओगे तब एक बार और साइन करना पड़ेगी, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और अगर आप उसके सामने एग्जीक्यूट करने से डिनायल कर देते हो, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके सामने साइन करने से मना कर देते हो कि हम वापस से साइन नहीं करेंगे, एक बार कर दी, तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है या सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है। और अगर अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, सही करा उसने, तो सब रजिस्ट्रार ने क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि आपने उसके सामने रिफ्यूज़ कर दिया है, डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है एग्जीक्यूट करने से, साइन करने से। तो आपने डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन यानी डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है एग्जीक्यूट करने से, तो इस ग्राउंड पे उसने रिफ्यूज़ कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन। तो अगर इस ग्राउंड पे उसने रिफ्यूज़ किया है तो आप अपील कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास, सॉरी एप्लीकेशन लगा सकते हो रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि उसने गलती नहीं की, गलती आपकी, इसलिए आपको अब एप्लीकेशन लगानी है। एप्लीकेशन नॉर्मल फॉर्म में होती है, अपील यानी कि चैलेंजिंग द डिसीजन। तो जब सब रजिस्ट्रार ने किसी और ग्राउंड पे जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, गलती रजिस्ट्रार की लग रही है आपको, तो आप अपील करोगे रजिस्ट्रार के पास। लेकिन जहां गलती आपकी है कि आपने ही मना किया था साइन करने से, उस केस में फिर आप अपील नहीं करोगे, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाओगे। अंतर समझ में आया? लॉजिक भी है ना? तो आप एप्लीकेशन लगाओगे रजिस्ट्रार के पास कब? जब मना कर दिया हो। किसने? सब रजिस्ट्रार ने। किस ग्राउंड पे? हमारी ही गलती थी, इसलिए क्या गलती थी कि उसके सामने हमने साइन करने से डिनाई कर दिया था, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। तो फिर अब हम उसके सामने तो गलती कर दी, अब रजिस्ट्रार के पास अपील एप्लीकेशन लगाते कि सर अब रजिस्टर कर लो, अब हम तैयार हैं। लेकिन रजिस्ट्रार ने और किसी ग्राउंड पे अगर मना किया था कि मेरे को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ये डॉक्यूमेंट तो अनरजिस्ट्रेबल है, फलाना ढिमका, कुछ भी बोल के अगर मना कर दिया था सब रजिस्ट्रार ने, तो फिर उसकी आप अपील कर सकते हो। यानी अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा और कोई ग्राउंड हो तो उसकी होती है अपील। परफेक्ट। अदर देन डिनायल ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई और ग्राउंड हो तो अपील, और डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन का ग्राउंड हो तो एप्लीकेशन। फिर बोलता हूं, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा और कोई ग्राउंड हो तो अपील, और डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन का ग्राउंड हो तो एप्लीकेशन। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। किसके खिलाफ? सब रजिस्ट्रार के खिलाफ। ठीक, अगली हेडिंग, व्हेन सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, तब क्या क्या हो सकता है? उसकी अपील कर सकते हो आप। सब रजिस्ट्रार की अपील रजिस्ट्रार के पास 30 दिन में। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? या तो उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा, या रिवर्स करेगा, या ऑल्टर करेगा। ठीक। दूसरा, जब डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन किया हो आपने और उस ग्राउंड पे आपने रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ किया हो सब रजिस्ट्रार ने, तब हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। तो अ पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन अगेन विद इन 30 डेज। रजिस्ट्रार क्या करेगा? ये चेक करेगा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है क्या, वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हैज़ बीन सेटिस्फाइड। भाई आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है एक बार का, लॉ की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, तो उसको लगता है कि ठीक है चलो बढ़िया, आपकी कोई नहीं करी दोबारा से साइन, कोई बात नहीं, आपकी साइन हमने वेरीफाई कर ली, क्रॉस चेक कर ली है,
तो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ झोल नजर आ रहा है तो मना भी कर सकता है। तो फाइनल उसका डिसीजन यहाँ आएगा, इफ द रजिस्टर फाइंड दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो ही शैल ऑर्डर फॉर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। और अगर नहीं है, सब कुछ वैलिड नहीं है, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, तो वो मना भी कर सकता है वापस से कि सब रजिस्ट्रार ने मना किया था, सही करा, मैं भी मना कर रहा हूँ। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, या तो सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर को वो भी कंफर्म करेगा और मना ही करेगा कि नहीं कर रहा रजिस्टर, या सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर को रिवर्स करते हुए रजिस्ट्रार आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेगा। ठीक है भैया, आसान है। फिर है इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। और मजे की बात है कि अगर आपको रजिस्ट्रार भी मना कर देता है डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से, तो उसके खिलाफ आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में। और कोर्ट में तो सूट फाइल होती है फिर, तो रजिस्ट्रार के खिलाफ आप कोर्ट में सूट फाइल करोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। किसके पास, सिविल कोर्ट के पास। कौन सा सिविल कोर्ट, जो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला सिविल कोर्ट है आपके जिले में, जिसकी लोकल लिमिट्स में आप आते हो, वहां पर आप करोगे। अच्छा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा, डिक्री, या तो वो रजिस्ट्रेशन करने का ऑर्डर देगा या नहीं देगा। अगर वो भी मना कर देता है तो आप हार ही गए फाइनली, और अगर वो रजिस्टर करने का ऑर्डर देता है तो उसने जिस दिन ऑर्डर दिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ले जाओ रजिस्ट्रार के पास। अब तो रजिस्ट्रार की हिम्मत ही नहीं कि वो मना कर दे, अब तो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो गो टू सिविल कोर्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। दैट्स इट। कितना आसान है। तो ये हमारा द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का ऑसम रिवीजन कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। फिर अगले ऑसम रिवीजन के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।